पटना में 2 लोगों की मौत के बाद आज फिर भड़की हिंसा। नाराज लोगों ने गैस की गोदाम में आग लगाई। उग्र भीड़ ने नेशनल हाईवे 31 को जाम किया। हालात काबू में करने में जुटी पटना पुलिस। पार्किंग को लेकर शुरू हुई कहासुनी खूनी झड़प में बदल गई। दबंगों ने 5 लोगों को गोली मारी। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की घर गाड़ियों में आग लगाई। बताया जा रहा है कि उमेश राय नाम का दबंग गाड़ी निकाल रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष ने गाड़ी हटाने को कहा। कहासुनी और झगड़े के बीच उमेश राय और उसके साथियों ने बंदूक निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने आग में फंसी महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू किया। मौके पर तैनात भारी फोर्स तैनात। गोलीबारी की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। विभूतिपुर थाना में पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदमाशों की धरपकड़ जारी। राजधानी पटना में सरेआम गोलीबारी पर घिरे नीतीश। सरकार पर बोला जमकर हमला। सब लोग राजनीतिक विरासत के लिए और 24-25 की चीज़ें भाड़ में जाए पब्लिक, भाड़ में जाए बिहार और बिहारी। ये नेता लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा छापा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कई नेताओं के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। ईडी ने कांग्रेस के कई नामी नेताओं पर रेड की। विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रवक्ता आरपी सिंह के अलावा श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सनी अग्रवाल, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के ठिकानों पर ईडी छानबीन कर रही है। 24 और 26 फरवरी तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ा अधिवेशन करने वाली है। इससे पहले ईडी की रेड को लेकर राजनीति तेज हुई। छत्तीसगढ़ में ईडी छापों पर कांग्रेस का बयान। जयराम रमेश ने कहा, ईडी का नया नाम एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। जब जब बीजेपी डरती है, ईडी को आगे करती है। जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार ने 95% विपक्षी नेताओं पर रेड कराई। देश में अमृतकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। जो छापे मारे जाते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर, जो इस सरकार के खिलाफ हैं, वो बिल्कुल सबूत है कि ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी के छापे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। लिखा, 4 दिनों के बाद रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन है। तैयारियों में लगे साथियों को इस तरह रोककर हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। भूपेश बघेल ने आगे कहा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी हताश है। ईडी का छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश सच जानता है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। आज से 10 मार्च तक चलेगा सत्र। सीएम योगी ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो शनिवार को भी विधानसभा में चर्चा की जाएगी। सत्र से पहले अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना। कहा, यह सरकार झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भी मंडी बनाई? अखिलेश ने कहा, यूपी और केंद्र सरकार ने मिलकर हमारे गांव गरीबों को लूटा है और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचाई है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। हालांकि सरकार कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा नेताओं का प्रदर्शन। सपा नेताओं ने विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। शिवपाल यादव की अगुवाई में सपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट। अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रक्रिया के तहत आइए। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट की कोशिश थी कि याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए, पर अब कल हो सकती है सुनवाई। उद्धव गुट को एक और झटका। शिंदे गुट ने विधानसभा के शिवसेना कार्यालय पर दावा किया। शिंदे गुट ने कार्यालय को अपने कस्टडी में ले लिया। संजय राउत की नहीं कम हो रही मुश्किलें। संजय राउत के खिलाफ नासिक में केस दर्ज। संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए थे। संजय राउत ने चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे पर बड़ा आरोप लगाया था। कहा था कि शिवसेना पार्टी के नाम और निशान तीर धनुष को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वांकर ने राउत के दावे का खंडन किया।
सदा सर्वांकर ने संजय राउत से पूछा, क्या संजय राउत खजांची हैं? महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुंगतीवार ने राउत पर पलटवार किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के दौरे के बाद नागालैंड के दौरे पर अमित शाह एक मेगा रोड शो करेंगे। अमित शाह मोन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि कल गृह मंत्री कुछ ईएनपीओ नेताओं से मुलाकात करेंगे। नागालैंड 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। लखनऊ में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन आज। रमाबाई पार्क में परिवार समेत करेंगे महासम्मेलन। 1.46 लाख शिक्षा मित्र नियमितीकरण न होने से परेशान हैं। मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवार के साथ हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं शिक्षा मित्र। नियमितीकरण को लेकर है ये महासम्मेलन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को संबोधित किया। युवाओं को पीएम ने सौंपे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी युवाओं को उन्होंने मंत्र भी दिया। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, हमारी कोशिश है कि हर युवा को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार मौका मिले। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुआ हमला। दिल्ली के अशोक रोड स्थित आवास पर बदमाशों ने पथराव किया। पथराव के बाद ओवैसी के घर की खिड़कियां टूट गईं। ओवैसी के घर पर पत्थरबाजी शाम 5 बजे हुई। पुलिस पत्थरबाजी की जांच में जुटी। हमले में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, घर पर हमले का ये चौथा मामला है। आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। दिल्ली के जेएनयू में शिवाजी महाराज की जयंती पर हुआ बवाल। शिवाजी की तस्वीर फेंकने पर भिड़े एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि जेएनयूएसयूआई ऑफिस में कार्यक्रम के लिए तस्वीरों को वाम संगठन के लोगों ने फेंका। वहीं वाम संगठनों ने कहा कि ऑफिस में कार्यक्रम बिना अनुमति की जा रही थी, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भूस्खलन। कई घर हुए क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने या किसी भी नुकसान की सूचना नहीं। भूस्खलन के कारण 10 दिनों के बाद खुला श्रीनगर लेह राजमार्ग फिर बंद हो गया। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से लोगों में दहशत। जमीन धंसने से 5 मकानों में पड़ी दरार। दर्जनों घर को खाली कराया गया। लैंडस्लाइड से करीब 13 परिवार बेघर हुए, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को सहायता दी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा। कोहरे के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंबई एक्सप्रेसवे पर खनन विभाग की टीम ने अवैध बजरी लेकर जा रहे डंपर को रोकने की कोशिश की। आरोपी ने हाईवे पर ही बजरी खाली कर दी और मां वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालुओं के लिए तृप्ति भोजनालय की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। उज्जैन में गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। सोमवती अमावस्या के अवसर पर लगाई आस्था की डुबकी, दान पुण्य भी किया। सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने गंगा नदी में पावन डुबकी लगाई। केरल के तिरुवनंतपुरम में वृक्षारोपण प्रदर्शनी का आयोजन। नव स्थापित वृक्षारोपण निदेशालय की ओर से 4 दिवसीय वृक्षारोपण एक्सपो का अंजाम दिया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में निर्माणाधीन वायर हाउस का लिंटर गिरने से हुआ बड़ा हादसा। मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। यूपी एफटीएफ और बुलंदशहर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। 1.25 लाख का इनामी बदमाश साहब सिंह एनकाउंटर में हुआ ढेर। मृतक डकैत साहब सिंह पर गोंडा पुलिस ने 1 लाख तो बुलंदशहर की पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। साहब सिंह पर 2 नवजातों समेत 5 लोगों की हत्या का आरोप। भोपाल में महिला ने अपने पूर्व पति की गोली मारकर हत्या कर दी। संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच महिला ने अपने बेटे के साथ इस घटना को अंजाम दिया। गुजरात के मोरबी पुल हादसे की बड़ी वजह मेंटेनेंस में लापरवाही। हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। 30 अक्टूबर 2022 को हुए हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। ब्राजील में बारिश और बाढ़, इसके बाद भूस्खलन ने भी मचाया हाहाकार। दक्षिण पूर्व ब्राजील के तटीय इलाकों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 24 लोगों की हुई मौत। अभी और बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। उत्तरी साओ पाउलो राज्य में कई शहरों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण स्थिति गंभीर।
तुर्की सीरिया में करीब 2 हफ्ते से चल रहा राहत बचाव अभियान आज हो सकता है खत्म। बचाव कर्मियों के मुताबिक मलबे से अब किसी के जिंदा निकलने की संभावना नहीं। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 46,000 के पार। तुर्की में 40,402 और सीरिया में 5,800 लोगों की हुई मौत। तुर्की में 10 राज्यों में 1 करोड़ 30 लाख लोग विस्थापित हुए। 5 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। घाना देश के फुटबॉलर क्रिश्चियन आत्सू का शव तुर्की के हताय में मिला। 31 साल के आत्सू ने सितंबर में ही टर्किश सुपर लीग क्लब ज्वाइन किया था। तुर्की के राहत बचाव का एक वीडियो वायरल हुआ है। मलबे में दबे ताहा नाम के युवक ने अपने पिता के नाम दिया था संदेश। मलबे में दबे ताहा ने छोड़ दी थी जिंदा रहने की उम्मीद। हालांकि 6 फरवरी को 2 घंटे के बाद ही उसे सुरक्षित निकाला गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को हठधर्मी और खतरनाक रईस बताया। ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, पीएम मोदी पर दिया उनका बयान ठेठ यूरो अटलांटिक नजरिए वाला है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर चीन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। चीन पर आरोप है कि वो चोरी छिपे रूस की सैन्य मदद कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रूस को पूरी तरह बर्बाद करने की मंशा को गलत बताया। मैक्रो ने कहा, हमें यूक्रेन को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि रूस की बर्बादी पर। रूस ने यूक्रेन जंग के लंबा खींचे जाने के लिए अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। रूस ने कहा कि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं ताकि जंग खत्म ही ना हो। 24 फरवरी को जंग हो। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने 38 राजनयिकों को निष्कासित किया। रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए 3 से 4 दिन का समय मिला। नीदरलैंड के रूस से व्यापारिक संबंध भी फिलहाल बंद किए। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद ने सीरिया से बातचीत की वकालत की। सऊद ने कहा कि आज नहीं तो कल मानवता के आधार पर सीरिया से बात करनी ही होगी। चीन ने गुब्बारा विवाद पर अमेरिका को सीधी चुनौती दी। कहा, हमें बदनाम करने के लिए इस मामले को ज्यादा तूल देने का परिणाम अमेरिका भुगतेगा। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर पिटी भद्द। तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए मदद के नाम पर दिया धोखा। पाकिस्तान ने बाढ़ राहत के लिए तुर्की में भेजी राहत सामग्री के लेवल को बदलकर भेजा। गाजियाबाद का पुराना रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसा दिखेगा। रेल मंत्रालय ने नए रेलवे स्टेशन के मॉडल की तस्वीर जारी की है। रेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि 40 रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाया जाएगा। इंटरनेट और यूपीआई पिन के बिना भी कर सकते हैं पेटीएम या फोन पे से पेमेंट। फोन पे और पेटीएम ने लॉन्च किया यूपीआई लाइट। 2000 रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। ट्विटर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हुआ पेड। कंपनी की इस सर्विस का ऐलान फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया। ब्लू टिक के लिए दे रहे होंगे $12 और इंस्टाग्राम पर $15। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की बैठक। G20 की पहली बैठक बेंगलुरु में करेंगे। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। आज शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 61,100 के पार खुला। निफ्टी 18,000 के करीब कर रहा है कारोबार।